मैं ख़वातीन वज़ात अब एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जिक्र करेंगे। कराची में लियारी बगदादी में जुमे की सुबह 5 मंजिला इमारत गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इस वाक़े में जिसके नतीजे में अगर इमारत की बात की जाए तो मुकम्मल तौर पर इमारत ज़मी बोस हो गई और साने से मुतासरा ख़ानदानों पर क़यामत भी टूटी है और ये एक बड़ा अजीब व गरीब सा साने था। उस साने से मुतासरा ख़ानदान की अगर बात की जाए तो उसमें अगर बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो कि तबाहशुदा इमारत के अंदर भी थे और बिल्डिंग की जो सीढ़ियाँ थी वो भी गिर गई थी। इमदादी टीमों ने इमारत के मलबे से मज़ीद 5 नाशें निकाली, जिसके बाद जाँबाग अफराद की तादाद तकरीबन 27 तक जा पहुँची। जाँबाग अफराद में 16 मर्द, 9 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट कराची से आबदा खान। आबदा, आप इस मामले को फ्राइडे कर रही थी, तमाम तर वाक़े को, और मुझे बताइएगा कि इस वक्त की अब ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पर क्या है। क्या कल तक तो हम देख रहे थे सिर्फ 27 लाशों की बात हो रही थी, क्या मजीद भी अब निकाल ली गई हैं? आबदा देखिए, ये 27 लाशें हैं जो इस मलबे के ढेर से निकाली गई और ये जुम्मे के रोज ये वाकया पेश आया क्योंकि इमारत काफी खस्ता हाल हो चुकी थी और ये ओल्ड सिटी एरिया भी कहलाता है और इसमें बहुत सारी अभी भी ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। कुछ इमारतों को खाली भी करा लिया गया है और 5 मंजिला इमारत जो है जुम्मा के रोज 10:55 पर जमीन बोस हुई, जिसमें 2 दिन तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें 27 अफराद की जो लाशें हैं वो निकाली गई। 11 जख्मी हुए सिविल हॉस्पिटल में, जिनको जो है मुंतकिल किया गया। एक बाकी लोग जो है उनको तिब्बी इमदाद दे के वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। दौरान इलाज जो है वहां पर एक खातून भी जाँ बहक हुई। इसके अलावा अभी भी एक जो जख्मी है वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। और रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन 2 दिन तक जारी रहा, काफी मेहनत की गई। शुरू में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आहिस्ता भी किया गया कि लोगों को जो है जिंदा निकाला जा सके और रेस्क्यू ऑपरेशन 2 दिन तक लगातार जारी रहा और 27 अफराद जो है उन जाँ बहक होने की कम है। और अभी की जो ताजा तरीन सूरत हाल है, जो मुतासरीन है वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं, उनको अभी तक कोई मुतबादिल जगह जो है वो फराहम नहीं की जा सकी। वहाँ पर जो है देखने वाले मनाजिर हैं क्योंकि उनका सब का है और वो अपने प्यारों को भी खो चुके हैं। और यहाँ पर मैं ये भी बताते चलूं गजल के आज वजीर आला सिंह मुराद अली शाह जो है वो इस हवाले से कोई अहम ऐलान करने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब देखना यह है कि जो वो मुतासरीन जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनका सामान हो गया, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, अपने प्यारों को खोया, उनके लिए जो है क्या ऐलानात किए जा रहे हैं, क्योंकि मुतासरीन जो है उनका यही मुतालबा है कि हमें मुतबादिल रिहाइश काम की जाए। और जो इमारत खाली कराई गई है उनका भी यही मुतालबा है और मजीद इमारतें इसी तरह वहाँ पर मौजूद है। देखें उनके बारे में आज सीएम साहब जो है वो क्या फैसला करते हैं। ठीक हो गया आबदा, थैंक यू सो मच हो जानेगा। आबदा खान हमारे साथ मौजूद थी, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट कराची से, जो कि जिन्होंने लम्हा ब लम्हा इसकी कवरेज भी की और वो डिटेल्स के हवाले से मैं बता रही थी। अब डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, एक्टिंग डीजी रेस्क्यू 1122 सिंध। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच हो जानेगा। सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, बड़ा ज़बरदस्त आपने ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन की डिटेल बताइएगा। जिस तरह आबदा बता रही है शुरू में ये स्लो था लेकिन बाद में इसकी रफ्तार को आपने भी बढ़ाया होगा, क्योंकि शुरू में तो शायद ये कोशिश की जा रही थी कि रेस्क्यू किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लेकिन उसके बाद फिर ऑपरेशन की रफ्तार बढ़ाई गई। जी बहुत शुक्रिया मुझे आपको अपने प्रोग्राम में लेने का। और एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था जिसमें 27 जानें जो हैं वो चली गई और ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था और आपने भी देखा कि इस दफ़ा मीडिया ने वहाँ पर पूरा कवर किया है, काफ़ी चैनल्स ने लाइव वहाँ पर देखा किस तरह से जिस इंसिडेंट जगह पर काम हो रहा था और जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे थे, तो एक बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था। इसमें ये फ्राइडे के दिन जो इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था और ये कंटिन्यूस 50 आवर्स से ज़्यादा इसमें टाइम लगा इसको क्लोज करने में, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर था आपको ये भी इंफॉर्मेशन में होगा कि ये पहले 3 मंजिला इमारत थी, फिर से 2 मंजिलें और बनी थी। ये तकरीबन कोई 5 स्टोरी बिल्डिंग थी और ये वहाँ पर कोलैप्स हुई थी। इसमें स्टार्टिंग जो आपने भी बताया कि इसमें जो हमें मेजर चैलेंज यही था कि हमारा जो मेन फोकस हमेशा से यही होता है कि अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हो तो उसमें जितने
वहाँ पर जिंदा लोग हों, वहाँ पर लाइव लोग हों, उसको उनकी जिंदगियों को बचाया जाए, उनकी लाइफ को बचाया जाए। और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमने वहाँ पर जो इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी भी यूज़ की, हमारे पास जो लाइव लोकेटर्स थे हमने वो इस्तेमाल किए, हमने सर्च कैम्प्स अपनी इस्तेमाल की। उसमें तकरीबन कोई 8-9 के करीब लोग थे जिनको वहाँ से शिफ्ट किया गया, जो इंजर्ड थे, और जो बाद में एक खातून थी जो शी वॉज एक्सपायर्ड, और 8 लोग ऐसे थे जिनको उसी स्ट्रक्चर से निकाला गया और उनको शिफ्ट किया गया। उसके बाद ऑन एंड ऑफ ऑपरेशन, असल में इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं ये बड़ा टेक्निकल ऑपरेशन होते हैं, तो इसमें कहीं भी कोई तातुल नहीं आया था। लेकिन क्योंकि जो इस ऑपरेशन को लोग देख रहे होते हैं दूसरी साइड से, वो शायद ये समझते हैं कि इसकी स्पीड कम है या इसकी स्पीड को बढ़ाया गया है। बेसिकली वो उसी पेस के साथ चल रहा था स्टार्टिंग से, और क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू का काम साथ साथ चल रहा होता है, तो हम सर्चिंग भी करते जा रहे थे कि अगर हमें कहीं से अगर कोई ऐसी कोई आवाज़ आ जाती है या हमें कोई फील होता है थ्रू दी टेक्निकल इक्विपमेंट, तो हम पहले वहाँ पर टारगेट करें। और इसी तरह से आपने देखा कि पहले उसके बाद हेवी मशीनरी भी मंगवाई गई, क्योंकि ये एक पेन के स्ट्रक्चर पैटर्न होता है जिसमें ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, जिसमें बड़ी जो है आपने देखा तकरीबन 100 से ज़्यादा हमारे रेस्क्यू 1112 के स्टाफ था जो वहाँ पर काम कर रहा था पहले दिन से, और बाद में वो शिफ्ट वाइज चेंज होता रहा। इसके साथ बाकी स्टेक होल्डर्स ने हमें बड़ी सपोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें बड़ी सपोर्ट रही। इस तरह के ऑपरेशन में जो पहला दिन था वहाँ पर काफ़ी लोगों का रश रहा। उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जो है वो कॉल की गई, उनसे हमने सपोर्ट ली, उन लोगों को उन्होंने कंपाउंड से बाहर निकाला। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उस एरिया में, क्योंकि जो बाकी बिल्डिंग्स थी जहाँ पर ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, उसके जो 3 साइड थी वहाँ पर की बिल्डिंग जो थी वो भी उनकी हालत भी बड़ी खस्ता थी। तो हमें सबसे बड़ा जो डर था वो यही था कि हम खुदा न खास्ता इस ऑपरेशन को करते हुए वो बिल्डिंग न गिर जाए। उसके लिए भी बड़ी कहते हैं कि जो टेक्निकल तरीके से हमने काम किया कि जैसे उन बिल्डिंग्स को भी नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि उनकी हालत वैसे भी खराब थी। अगर वो खुदा न खास्ता गिरती, हालांकि वो पहले ही खाली करा दी गई थी, लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चर गिर जाता तो हमें इस ऑपरेशन में शायद मजीद टाइम लग सकता था। तो ना सिर्फ हमने उनको उस तरह से सिक्योर किया कि ये उस मलबे के ऊपर ना गिरे, और उसके बाद फिर हमने आपने देखा कि वो पूरा जो अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा है कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, उसके बाद फिर आपने हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया, मुझे ये बताएं कि अभी आपका ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर ये ख़त्म हो चुका है और तमाम तर जितने भी लोग वहाँ पर थे उन सबको निकाल लिया गया? क्योंकि कुछ इत्तलात हमारे पास ऐसी भी थी कि वहाँ पर कुछ इस तरह के रिक्शा ड्राइवर हैं जो अभी तक फंसे हुए थे। देखिए, कल ऑपरेशन को कंक्लूड कर दिया गया और जो वहाँ पर डेब्री था वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया। हमने वहाँ पर जितने लोग थे जो लवाहिकीन थे उनसे बात की, और उसके बाद ऐसा कोई भी वहाँ पर ऐसी फैमिली नहीं थी जिन्होंने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी हो। ये इतलात ज़रूर थी कि शायद वहाँ पर किसी लोग रक्षा जो है पार्क करने आते थे और कोई एक रक्षा ड्राइवर थे वो मिसिंग थे, लेकिन दे वर ऑल्सो नॉट कन्फर्म। लेकिन हमने क्योंकि पूरा डेब्री क्लियर कर दिया तो ऐसा वहाँ पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन या ऐसी कोई बॉडी नहीं थी जिसको हम मजीद निकालते। तो इस ऑपरेशन को कल कंक्लूड कर दिया था और इसको प्रॉपर रिसर्च करके और हमने इसको क्लोज किया। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी आई और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का क्या रोल रहा? आपको बहुत सारी ऐसा इक्विपमेंट था जो कि गवर्नमेंट की जानिब से चाहिए था, डेफिनेटली रेस्क्यू इतना के पास इक्विपमेंट अपना भी होता है, सो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था और कितनी ज़्यादा आपको सपोर्ट मिली है डिफरेंट इदारों से? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो रेस्क्यू 1112 गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा है और इस वक्त जितने भी इक्विपमेंट्स हमने यूज़ किए, टेक्निकल इक्विपमेंट्स, ये सारे वसाइल हमें दिए गए इस इदारे को बनाते वक्त। इसको स्ट्रेंथन किया गया है टाइम टू टाइम। इसके साथ साथ जहाँ तक हैवी मशीनरी का ताल्लुक था तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा क्लोजली हमारे साथ काम कर रही थी और हमें बैकअप में जितनी हमें मशीनरी चाहिए थी वो प्रोवाइड की गई। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से हमें हैवी मशीनरी वहाँ पर प्रोवाइड की गई थी। तो वो सब ये जो ऑपरेशन आपने देखा इसमें सारा इंटीग्रेटेड था और जितने स्टेक होल्डर्स थे वहाँ पर उन जितनी हमें सपोर्ट चाहिए थी, इवन टाउन कमेटी से हमें बड़ी सपोर्ट मिली। म्यूनिसिपल कमिश्नर थे वो हमारे साथ काफ़ी इंगेज रहे। इसके साथ KMC हमारे साथ काफ़ी इंगेज रही, डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ काफ़ी इंगेज रहे, DC ऑफिस कमिश्नर ऑफिस हमारे साथ बड़ी इंगेज रही। ये तो सारे स्टेक होल्डर्स हमारे साथ इंगेज रहे, तब जाकर आपने देखा कि हमने इसको टाइमली जो है कंक्लूड किया।
सही हो गया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से रेस्क्यू 1112 ने महारत दिखाई, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तमाम तर लाशें बर वक्त भी निकाल ली गई, उनको जितना भी सराहा जाए कम है। अब हम बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं सईद आदिल अस्करी साहब, रहनुमा MQM है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अभी रेस्क्यू 1112 के जो डॉक्टर आबिद जलाल हैं वो भी बता रहे थे कि कामयाबी से ये ऑपरेशन हमने मुकम्मल कर लिया है। मसला ये है कि कल हम देख रहे थे कि अब वहाँ पे जो सूरत हाल है ना, वहाँ पर दोनों साइडों पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। MQM की जानिब से भी लगाया जा रहा है और सिंध की जानिब से भी लगाया जा रहा है, और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात तो लगा रहे हैं कि एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि आप लोग भत्ता लेते हैं, आप लोग ये सब करते हैं, लेकिन सवाल तो ये है ना कि इंसानी ज़िंदगी कितनी सस्ती हो गई है कि इस तरह से आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने शो में दावत देने का। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे मुश्किल बात यह है कि 27 लोग जांबाज हुए हैं इस लियारी इंसिडेंट के अंदर, और उसमें से 15 मर्द हैं, 8 खवातीन और 3 मासूम बच्चे हैं। वो मलबे तले दब के मर गए, और पिछले 17 साल से हुकूमत जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है, सरकार रिस्पॉन्सिबल है, जो सरकार चलाती है। बहुत सिंध के हालात बहुत मुश्किल हैं, और ये जो कीमती जानों का ज़िया हुआ है, इससे कितने घर और कितने फैमिलीज अफेक्ट होंगी, और इसके असरात, इसके इम्पैक्ट कितने दूर तक जाएंगे, कितने सालों तक ये जो ज़ख्म है, ये जो वहाँ के लोगों का, इतराफ़ का, नेबरहुड का जितना नुकसान हुआ है कि आप कोई लोग तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं इस बात का। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान इस वक्त ये देख रहा है कि लियारी से कराची आगे बढ़ा था। मतलब लियारी शुरू के जो लोग थे, जो माइग्रेशन हुई होगी आज से 400 साल पहले, 800 साल पहले, ये लोग यहाँ पर आकर लियारी में आबाद हुए थे, क्योंकि ये सी साइड पर लोग आबाद हुए थे। और ये एक ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है शुरू से ही, जो इस वक्त हुकूमत है सिंध की। तो आप ये देखें कि इसका जो अपने इलाकों के अंदर ये परफॉर्म ना कर सकें, जो अपने इलाकों के अंदर जिनके पास ये सारी ओनरशिप है, ये सारे इख्तियारात, ताकत, हुकूमत, जिनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। महज़ब माशरों के अंदर इस तरह से आप कहीं पे भी नहीं देखा जाएगा जिस तरह यहाँ देखा जाता है। ये महज़ब माशरा नहीं रहा है। यहाँ पर करप्शन प्रिवेल करती है। यहाँ पर इदारे जो हैं, इदारे के अफसरान वो पैसे देकर यहाँ पर रिश्वतों की बुनियाद पर रखते हैं, और एक ही इकाई के लोग लगाए जाते हैं। यहाँ मेरिट पर लोग नहीं लगाए जाते। आज यहाँ मेरिट पर लोग लगाए जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता है कि यहाँ पर एक आदमी ऐसे डैमेजेस में, अगर कोई डैमेज भी हो जाए तो कितने दिन तक, 72 घंटे तक वो सरवाइव कर सकता है। और कुछ लोग, जैसे जापान के अंदर जो सुनामी आया था, तो उसके अंदर भी 14-15 दिन कुछ लोगों ने सरवाइव किया था। लेकिन वो जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है लियारी के अंदर, वहां पर मशीनरी इतनी आसानी से काम नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जिस तरह से किया गया, अगर उसको बरोवक्त 4 मंजिला इमारत थी, और ये अगर वक्त पर ये सारी चीजें कर लेते तो शायद कुछ बेहतरी होती। बिल्कुल सही। अच्छा आदिल साहब, मुझे ये भी बताइएगा थोड़ा सा, इसकी तरफ भी मैं जाना चाहता हूँ कि कराची में सिर्फ ये एक पहला वाकया नहीं है। कराची में आए रोज वाकयात होते हैं। कराची के सड़कों के मामलात आपके सामने, कराची के पानी के मामलात आपके सामने हैं, कराची की बिजली के मामलात आपके सामने। लेकिन दूसरी जानिब 2008 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वहीं पे मौजूद है। तो क्या वजह है कि इतने ज़्यादा मसाइल के बावजूद भी लोग अभी भी उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं और वो पूरे सिंध में हुक्मरानी कर रहे हैं? नहीं, ट्रस्ट ही तो नहीं कर रहे हैं ना, ये तो आपको दिख रहा है। आजकल हुकूमतें ऐसे नहीं बनती हैं। यहाँ पर तो अब सिलसिला ही पाकिस्तान की सियासत का सिलसिला ही कुछ और हो गया है। आप लोग बेहतर अंदाज से देख रहे हैं, यहाँ सच बोलना गुनाह समझा जाता है, और उस गुनाह के फिर रिबटल्स होते हैं। यहाँ पर बहुत मुश्किल हालात में जिंदगी लोग गुजार रहे हैं। खास तौर पे मैं बिलखुसूस कराची की बात करूंगा। आपको सिंध में, आपको कहीं पर भी पूरे पाकिस्तान में इस तरह की इस तरीके का कहीं पे भी आपको ये तासुर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये तासुर कराची में मिलेगा। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान की, आज भी पाकिस्तान की सियासत और रियासत ये बात सुन ले कि इस पाकिस्तान की खुशहाली इस कराची शहर से कनेक्टेड है।
इसकी खुशहाली कराची शहर से होती भी गुजरती है। अगर आपने कराची शहर को नजरअंदाज किया, इधर लियारी को, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को, ईस्ट को या कराची के किसी भी जिले को नजरअंदाज किया, कराची क्या पूरे पाकिस्तान की खुशहाली हो नहीं सकती। ये लियारी इंसिडेंट इन तमाम बातों की नुमाइंदगी कर रहा है कि आइंदा हालात में भी अगर ये SBCS सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक और कह मैं रहे हैं आपको ये आदिल साहब। बात मुझे बताऊं एक कि चीज जी, मुझे एक चीज़ बताएगा आदिल साहब कि हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है, जो इत्तलात सामने आ रही हैं कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उनकी जानिब से 3 से 4 बार नोटिसेस गए थे, लेकिन क्या सिर्फ उस इदारे का काम यही है कि नोटिसेस भेजकर आराम से बैठ जाना? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट नोटिस क्यों नहीं होता? एक ये सवाल भी, और दूसरा ये कि अब खबरें ये भी हैं कि 500 से ज़ायद मखदूश इमारतें हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, फिर उनका क्या होगा? क्या फिर खाली करा दिया जाएगा? कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया जाएगा लोगों को? जबरदस्त बात की है आपने निशानदेही की है इस बात की। ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन टीम नहीं है। इसमें जो इसमें इंजीनियर्स भर्ती किए गए हैं, अपॉइंटमेंट्स हुई हैं पिछले सालों के अंदर, ये निहायत ही करप्ट लोग हैं। अच्छा, करप्शन 90% करप्ट लोग हैं यहाँ पर। ये सब पैसों की बुनियाद पर यहाँ पर लगे हैं। आप यानी कि अगर आप जब किसी को अप्रूवल देते हैं बिल्डिंग की, तो आप ये अगर इन्होंने नोटिस दिए थे तो इस पर इनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, जैसे कि आपने जिक्र किया। इम्प्लीमेंटेशन में इसको इवैक्यूएट कराते। आज भी 570 के करीब है, 500 नहीं 570 या 578 के करीब बिल्डिंग्स हैं कराची के अंदर, जो आगे चलकर कोई भी ऐसा, अल्लाह ना करे, कोई ऐसे हादसा हो सकते हैं और इसको छुपाया नहीं जा सकता। हम तो आपके मीडिया चैनल के थ्रू लोगों को बताना चाहते हैं, पाकिस्तान की रियासत को बताना चाहते हैं, पाकिस्तान की सियासत को बचाना चाहते हैं। ये 580 बिल्डिंग्स की आज निशानदेही कर रहे हैं। आज जिनके पास हुकूमत है, तो मैं तो समझता हूं कि आइंदा 3-4 साल में भी इन्हीं के पास रहेगी। अगर कोई इस तरह का एहतजाज कराची में बड़े लेवल का नहीं हुआ, इनके घरों पर जाकर या इनके घरों के बाहर जाकर लोगों ने एहतजाज नहीं किया, तो ये अल्टीमेट चीजों की तरफ जा रहा है। ये मुश्किल हो जाएंगे हालात। लोगों की जान यहाँ पर बिल्कुल ऐसे है जैसे गायें, बकरियां, इस तरह से लोग ऐसे मौसम माशरों में होता नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही है। आदिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू और भी करनी थी, लेकिन वक्त महदूद है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद आदिल असकरी साहब, रहनुमा MQM हमारे साथ, जो कि कराची के वाक़े के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।